आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आज आपका एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है बच्चे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम जानेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। ऐसे इस क्रिया को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं या जनन कहते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे कि जनन जो होता है वो मानव में कैसे जनन तंत्र के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, जनन तंत्र क्या होते हैं, हेडिंग पढ़ी है मानव जनन तंत्र, जो आपका एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, 4th चैप्टर है इंटर का। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको पता होना चाहिए कि 70% कोर्स जो है आपका वो सम्मिलित है और 30% जो सिलेबस है वो कट हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम ऐसे ही चैप्टरों की बात कर रहे हैं जो चैप्टर आपके बिल्कुल सिलेबस से लगा हुआ है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले रिप्रोडक्शंस के बारे में, यानी कि जनन पढ़ना है। तो जनन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मानव जनन तंत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव जनन तंत्र। ठीक है ना, मानव जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे और क्या होता है मानव जनन तंत्र के अंतर्गत। पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक, प्राथमिक अंग के अंतर्गत आप उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। उसी प्रकार सेकेंडरी जो है उसको द्वितीयक लैंगिक अंग बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट की बात करेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि प्राथमिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं या प्राथमिक सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं। आइए जानते हैं, बताएंगे। प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो नर में वृषण होते हैं। क्या होते हैं, वृषण होते हैं। वृषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टिस। क्या बोलते हैं बच्चे, टेस्टिस बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वृषण जो होता है जिनमें शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और उसी वृषण के अंदर शुक्राणु जो होते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्म, उनका क्या होता है, परिपक्वन भी होता है, यानी मेच्योर भी होता है उसी के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले हम नर की बात कर लें तो नर में जो होता है प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो वृषण होता है। वृषण में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्राणु उसमें क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, इसी प्रकार मादा के भी शरीर में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मादा में अंडाशय होता है। क्या होता है स्टूडेंट, अंडाशय पाए जाते हैं। पुरुषों में वृषण होता है और मादा में अंडाशय होता है। अंडाशय में क्या होता है, जिनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है, जिनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। सेकंड हेडिंग क्या पड़ेगी, द्वितीयक लैंगिक अंग, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, प्राथमिक और द्वितीयक 2 होते हैं अलग अलग। तो सेकेंडरी जो होता है उसको बोलते हैं सहायक अंग बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे स्टूडेंट। तो सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं सहायक अंग। ठीक, इससे सहायक अंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपका पुरुषों में शुक्रवाहिनी आती है। ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, शुक्राशय आता है और पेनिस आता है, जिसको बोलते हैं शिश्न। ठीक है, इसी प्रकार मादा के बॉडी के अंदर भी सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं, जो क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेकेंडरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या पाई जाती है, अंडवाहिनी पाई जाती है। अंडवाहिनी हो गई, गर्भाशय हो गया, वजाइना हो गई, योनिस को बोलते हैं, और स्तन ग्रंथियाँ, ये सब क्या हैं, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सेकेंड ऑर्गन्स हैं। सेकेंड मतलब सेकेंड सेक्स ऑर्गन्स हैं। आप हमेशा याद रखिए कि बॉडी के अंदर 2 प्रकार के ऐसे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन, जिनको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी के अंतर्गत मैंने बताया पुरुषों में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, वृषण होते हैं, और वृषण में क्या बनता है, शुक्राणुओं का निर्माण। छोटा सा पॉइंट याद रखो। इसी प्रकार अंडाशय में क्या बनता है, अंडाणु बनते हैं।
ये मादा के शरीर में है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये पुरुषों के शरीर में है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। द्वितीय की अगर बात कर लें, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात कर लें स्टूडेंट, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग सहायक अंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सहायक अंग भी कहते हैं, क्योंकि सहायता करते, हेल्प करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले नर में जो आता है वो शुक्रवाहिनी आती है। क्या आता है? शुक्रवाहिनी, क्योंकि शुक्रवाहिनी जो होता है वो शुक्राणुओं को ले जाने का काम करता है। शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, शुक्राशय होता है, शिश्न होता है, ये पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। इसी प्रकार मादा के भी शरीर में क्या पाई जाती है? अंडवाहिनी पाई जाती है, गर्भाशय पाया जाता है, योनि होता है और स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आदि अंग और भी अंग होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आप नोट डाउन करो, उसके बाद आगे पढ़ा जाए स्टूडेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मनुष्य का जो नर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सिस्टम है पूरा, उसके बारे में बात करेंगे कि इस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ेगी? नर जनन तंत्र, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत जो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले एक मैं आपको बता दूं, नर जनन अंग तंत्र के अंतर्गत जो आता है पार्ट्स, वो सबसे पहला आता है वृषण कोष। ठीक है, क्या आता है स्टूडेंट? वृषण कोष। वृषण कोष को क्या बोलते हैं? स्क्रॉटल सैक बोलते हैं। स्क्रॉटल क्या बोलते हैं? सैक बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार एक जोड़ी वृषण होते हैं। वन पेयर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है ना, संख्या में कितनी होती है? दो में होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? नर में वृषण पाए जाते हैं, जिसे टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार पुरुषों के नर जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी अधिवृषण भी एक प्रकार का पार्ट्स होता है। किसका? वृषण का ही क्या है? पार्ट्स है, जिसको बोलते हैं एक जोड़ी अधिवृषण, एपिडिडाइमिस। ठीक है ना, एपिडिडाइमिस की जो पाई जाती है उसको बोलते हैं अधिवृषण बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार चौथा नंबर पॉइंट आपको ये बता रहा है कि एक जोड़ी शुक्रवाहिनियाँ भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है स्टूडेंट? एक जोड़ी शुक्रवाहिनियाँ भी पाई जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो नर जनन तंत्र का जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक पार्ट्स है। शिश्न, लास्ट जो हेडिंग है 6 नंबर की, वो क्या है? शिश्न है। शिश्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग इन सभी के बारे में एक बारे में इसके बारे में जानकारी लेंगे कि वृषण कोष क्या होता है, वृषण क्या होता है, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, यूरेथ्रा और पेनिस, सभी के बारे में हम लोग उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग पड़ेगी वो कौन सी है स्टूडेंट? वृषण कोष। ठीक है, तो ये डालते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं? नंबर फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? वृषण कोष। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं, एक एक हेडिंग बहुत ही अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, जहाँ भी समझना है वीडियो को फिर से स्किप करें और फिर से उसको बढ़ा के आगे पीछे करके उसको करके आराम से पूरा वीडियो अच्छे से देखें। एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में इसको लिख दिया है। मैं जो लैंग्वेज बोलूँ उसको आप ध्यान से समझिएगा कि मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ वो ऐसे ही सेंटेंस आपको बनाकर बिल्कुल डिट्टो ऐसे लिखना है। ठीक है ना, लैंग्वेज आप अपनी भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही आप डिट्टो कॉपी करें, नहीं, ज़रूरी नहीं है। बायोलॉजी मैंने क्या बताया कि आप ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स पढ़ रहे हैं जो आपके पास पहले से भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसा आपका पार्ट्स है उसी इस अकॉर्डिंग हम लोग उसी की चर्चा बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हेडिंग क्या पड़ी है? वृषण कोष। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसका बना होता है? त्वचा का। भैया त्वचा का क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है, तो ये त्वचा का बना होता है। कैसा होता है स्टूडेंट?
त्वचा का बना होता है बेटे, और ये थैलीनुमा रचना में बंद होता है। यानी कि कुल मिला के ऐसे अंडाकार भाग होता है, गोलाकार भाग होता है, उस गोलेकार भाग के अंदर एक थैली में वो क्या होता है, बंद रहते हैं, सुरक्षात्मक आवरण होता है उसमें बंद रहता है। थैलीनुमा आकृति में बंद होता है, जो पेनिस के दोनों ओर, दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट दोनों ओर पाया जाता है, क्योंकि संख्या हमने कहते बताई थी एक जोड़ी। वृषण कोश के अंदर जो वृषण होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, एक जोड़ी। जब वृषण एक जोड़ी तो वृषण कितने जोड़ी, एक ही जोड़ी तो होगा, है ना, क्योंकि भाई वृषण कोश का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर वृषण रहता है वही कोश, उसकी लेयर जिसके अंदर वृषण समाहित रहता है उसको रखा जाता है, वो क्या बन गया, वृषण कोश बन गया। ठीक, तुमने क्या बताया कि वृषण कोश प्रायः त्वचा का बना होता है, ये थैलीनुमा आकृति में दिखाई देता है, जो प्रायः पेनिस के दोनों ओर पाया जाता है, लेफ्ट राइट दोनों ओर पाया जाता है। इसका जो आंतरिक भाग होता है वो आरेखित पेशियों से बना होता है, आरेखित पेशियों तंतुओं से बना होता है। किसका, वृषण कोश का बच्चे। वृषण कोश जो होता है ये उदर गुहा के पेशी स्तर से जुड़ा होता है। दो जो वृषण कोश होते हैं उनकी जो लेयर होती है वो किससे जुड़ा होता है, उदर, उदर मतलब पेट के वाले भाग से, पेट वाले भाग से जुड़ा रहता है, जिनमें धमनी होगी, सिराएं भी होंगी, लसिका भी होंगी, ठीक है ना, धमनी, सिरा, लसिका, वाहिनियाँ पाएंगी। भाई ब्लड का भी सर्कुलेशन सिस्टम उसमें होना चाहिए ना, ब्लड भी चलेगा, क्योंकि आपका ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है, ठीक है ना। धमनी पाई जाएगी, ब्लड का सर्कुलेट कैसे होगा, अगर धमनी नहीं होगी, सिराएं नहीं होंगी, लसिका नहीं होंगी, तो उसमें भी क्या है, वो एक आपकी त्वचा का बना हुआ, और त्वचा में आप जानते हैं कि धमनी और सिराएं, लसिका सभी चीज़ें पार्ट्स पाई जाती है। हल्का से भी कट लग जाता है आपकी स्किन पर तो ब्लड निकल आता है। ब्लड क्यों निकलता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, सिराएं पाई जाती हैं, और सिराओं में क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, आइए जानते हैं एक और बात, बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने, यानी ये बात नोट डाउन करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा कि वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। किसका, वृषण कोश का। वृषण कोश का जो तापमान उससे कम होता है, और इसमें शुक्राणुओं क्या होता है, परिपक्वन होता है। ये जो टेम्परेचर होता है इस शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए उचित माना जाता है। मेरी बात समझ लो, टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का है उसे 3 डिग्री सेल्सियस कम माना जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसमें शुक्राणुओं क्या होता है, परिपक्वन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सर्दियों में इनका क्या होता है, तापमान घट जाता है। आप जानते हैं सर्दियों में आपको ठंड लगती है, आपकी स्किन भी धीमे धीमे डल हो जाती है, तो उसी प्रकार है सर्दियों में तापमान घटने पर जो वृषण का तापमान है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपके ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स है, इसलिए आपका क्या होगा, जब आपके शरीर का तापमान कम होगा तो वृषण का भी क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो जिसकी स्किन होती है, जो चर्म होती है, जो परत होती है, वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ के समीप आ जाती है। मेरी बात समझ रहे, समीप आ जाती है। ठीक इसी प्रकार गर्मियों में क्या होता है, आप जानते हैं गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तापमान अधिक होता है। जब तापमान अधिक होगा तो ये पुनः फिर से अपने शिथिल अवस्था में आ जाता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये अपने आप को बदलता भी रहता है। बदलने का मतलब ये है कि रूप उसका नहीं बदलता है, लेकिन उसके साइज में फ़र्क में नज़र आता है, साइज में अंतर समझ में आता है। तापमान घटेगा तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, और अगर तापमान नहीं घटेगा, गर्मी का सीजन आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। ये क्या है, वृषण कोश के बारे में आपकी जानकारी है। वृषण कोश के बाद हेडिंग कौन सी पड़ेगी, टेस्टिस, यानी कि वृषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी जोड़ी, एक जोड़ी, इतना नोट करिए आप लोग। अभी मैंने क्या बात करी है, वृषण कोश के बारे में बात करी है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं वृषण के बारे में। ठीक है भैया, ठीक है, आपको बता दें वृषण किस में होता है, नर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नर में। क्यों भैया, क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं नर जनन तंत्र, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नर की ही बात करेंगे। ठीक है,
तो याद रखिएगा वृषण कितने होते हैं, एक जोड़ी। कितने होते हैं, एक जोड़ी। पुरुष में पाया जाता है और ये क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है। आइए जानते हैं, तो क्या बताओगे, वृषण में जो वृषण होता है उसे टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ये नर में पाया जाता है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है लंबाई। अगर हम इसकी मोटाई की बात कर लें तो 2 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। ये लगभग 20 से 25 ग्राम का होता है। कितना होता है बेटा, वेट की बात कर रहे हैं, भार की बात कर रहे हैं कि अगर हम इसका वेट करें इस वृषण का, तो वृषण का वेट कितना होता है, 20 से 25 ग्राम इनका क्या होता है, भार होता है। यह प्रायः कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है और अंडाकार रचना में दिखाई देता है। कैसा होता है, अंडाकार रचना में दिखाई देता है। सबसे मेन बात ये, वृषण कैसे हमारे शरीर से बाहर आता है, सबसे मेन टॉपिक इस पे जानते हैं हम लोग, ठीक है। आपको बता दें कि वृषण जो आप जानते हैं कि वृषण जो होता है वो सबसे पहले शिशु अवस्था में वृषण आपके शरीर से बाहर नहीं होता है, लेकिन शिशु अवस्था में वृषण जो होता है वो उदर गुहा के अंदर होता है। कहाँ होते हैं बेटे, अंदर पाए जाते हैं दोनों वृक्कों साइड पर। यहाँ पर किडनी होती है, दोनों किडनी के दाएं व बाएं स्थित होता है। कब, जब बच्चा नवजात शिशु होता है उसके शरीर के अंदर ये उदर गुहा के पास स्थित होता है, अर्थात दोनों वृक्कों के पास स्थित होता है, ठीक है। परंतु जैसे ही वयस्क अवस्था में यह आता है, यह उदर गुहा से बाहर आ जाता है, बाहर आने लगता है और शिश्न मतलब पेनिस के पास दाएं व बाएं आकर स्थित हो जाता है। किसमें, वृषण कोश में, क्योंकि वृषण है, वृषण कोश में क्या होता है, वृषण होता है, वृषण कोश में आ जाता है। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। वृषण जो होता है बेटा, अब वृषण जो होता है उसको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ठीक है ना। वृषण एक मोटे त्रिस्तर 3 परतों से ढका होता है। कितने परतों से बेटा, 3 परतों से ढका होता है, जिसे ट्विनिंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विनिसी कहते हैं, मेरी बात समझो, ट्विनिसी कहते हैं। जो वृषण को बाहरी आघातों से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। वृषण में अनेक प्रकार के छोटे छोटे समूह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटे, समूह पाए जाते हैं, जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अंतराली कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आप समझ लीजिए जो अंतराली कोशिका है वो किस में होती है भैया, वृषण में होती है। किसमें पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है। और वृषण में अनेक छोटे छोटे समूह के रूप में पाई जाती है। अंतराली कोशिका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसको स्त्रावित करने का काम करता है। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है ये अंतराली कोशिका उसको स्त्रावित करने का कार्य करती है। इसी प्रकार वृषण में एक और कोशिका होती है, इसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं, सर्टोली कोशिका बोलते हैं। सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करना, ऑक्सीजन प्रदान करना, प्रोटीन हार्मोन्स देना कौन करता है, सर्टोली कोशिका करती। किसमें पाया जाता है, वृषण में। और वृषण के अंदर क्या होता है, शुक्राणु, यानी जो शुक्राणु मैच्योर हो रहा है, जो परिपक्व हो रहा है, जिस शुक्राणु का विकास हो रहा है, उस विकास हो रहे शुक्राणु का को क्या देती है, पोषण देती है कि भैया लो खाना पीना खा लो, ठीक है ना, बड़े जल्दी से हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, ऑक्सीजन गैसेस ले लो, O2 ले लो, ठीक है ना, जीते रहो, ठीक है ना। उसी प्रकार प्रोटीन देती है और हार्मोन्स देता है कि अच्छे से तुम अच्छे से बन जाओ और फिर उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये सर्टोली जो कोशिका होती है ये सबसे पहले शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है, पोषण देती है, ऑक्सीजन देती है और प्रोटीन हार्मोन्स प्रदान कराती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है बेटे। तो वृषण के बारे में आप लोग उसको नोट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अधिवृषण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अधिवृषण की। तो आपको बता दें अभी आपने वृषण कोश पढ़ा, वृषण पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, अधिवृषण। कितने होते हैं, एक जोड़ी, ठीक है ना। तो इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 6 मीटर होती है। ये क्या होती है बेटा, नलिका रूपी रचना होती है और ये बहुत ही अति कुंडलित होती है, बहुत फोल्ड पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे नलिका रूपी ऐसे करके ऐसे पूरे जाल नुमा रचना में ऐसे पूरे अधिवृषण में फैली रहती है। तो बहुत ही अति क्या होती है,
कुंडलित रचना होती है, ये वृषण के पक्ष भाग तक फैली होती है, यानी वृषण के पीछे तक क्या होती है, ये फैली होती है, तथा यह संयोजी ऊतक द्वारा आपस में चिपकी रहती है। इनके बीच में क्या पाया जाएगा, संयोजी ऊतक पाया जाएगा, जिससे ये आपस में चिपकी रहती है, ये अलग नहीं होती, ऐसे करके अलग नहीं होती, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे ना। ये संयोजी ऊतक से आपस में बीच में क्या होती है, चिपकी रहते हैं। इन पर भी एक मोटा स्तर होता है, किस पर, अधिप्रेषण की बात कर रहे हैं, इन पर भी एक क्या होता है, मोटा स्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लुमनर एपिथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लुमनर एपिथीलियम स्तर कहते हैं, जिस पर छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। मेरी बात में बेटा, सूक्ष्मांकुर का मतलब होता है माइक्रोबिलाई, यानी कि ऐसे महीन महीन रेशेनुमा रचना खूब ढेर सारी निकली होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई का काम क्या होता है कि ये जो शुक्राणु उसमें परिपक्व हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको 1 महीना तक उसके अंदर ये संग्रहित रखता है, कौन, अधिप्रेषण। उसके बाद इन शुक्राणुओं क्या होने लगता है, विघटन होने लगता है, नए शुक्राणु बनते हैं, पुराने डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, विघटन होता है। विघटन जब हो जाता है तो उसको क्या करता है, सूक्ष्मांकुर सोख लेता है, उसको सोख लेता है, ठीक है ना, कहने मतलब वो खा जाता है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे। तो माइक्रोबिलाई पाया जाता है, और बताना है कि इसी अधिप्रेषण की नलिका में या इसी अधिप्रेषण में शुक्राणुओं का क्या होता है, परिपक्वन होता है, लिखा है ना, शुक्राणुओं का परिपक्वन इसी में होता है। इसमें शुक्राणु क्या होता है, 1 महीने तक संग्रहित रहते हैं, 1 महीने तक क्या होते हैं, इसी में सुरक्षित रहते हैं, आराम से घर बना रहते हैं। उसके बाद इसका क्या होने लगता है, विघटन होने लगता है, जिससे ये सूक्ष्मांकुर जो होते हैं, मैंने बताया, वो क्या करते हैं, सोख लेते हैं, इसको सोख लेते हैं, और ये फिर क्या करते हैं, आगे बढ़कर कौन, अधिप्रेषण। अधिप्रेषण क्या होता है, जब सूक्ष्मांकुर सोख लेते हैं, उसके बाद जो नलिका रूपी रचना होती है वो कहाँ बढ़ती है, वो आगे बढ़कर शुक्रवाहिनी में खुलती है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट है ये, ठीक है ना। अभी आपने अधिप्रेषण पढ़ा, आप क्या पढ़ेंगे, शुक्रवाहिनी, क्योंकि शुक्राणुओं को ले जाने काम कौन करती है, शुक्रवाहिनी करती है। ये करो, मैं एक बार डायग्राम जब बनाऊंगा ना, पूरा एक एक डिट्टो आपको अच्छे से बता दूंगा, कहाँ पर माइक्रोबिलाई है, कहाँ पर एपिथेलियमी का ऊतक पाया जाता है, ठीक है। अभी आप इसको पहले एक्सप्लेन जो मैंने बताया वो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके डायग्राम बनाने के बाद एक एक बॉडी के पार्ट्स जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसको मैं समझाते चलूँगा और आप चित्र में समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात किसकी कर लें, अधिप्रेषण अभी आपने पढ़ा, अब थोड़ी सी बात करें उसके कार्य के बारे में, अधिप्रेषण के काम क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम हमने क्या बताया कि शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने में क्या करता है, सहायता करता है, कौन, अधिप्रेषण। अधिप्रेषण प्रायः शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने का काम करता है बेटा, पहुंचाता है, उसको आगे ले जाता है। चलो भैया तुम आगे चलो, तुम बढ़ो, ठीक है, ये बढ़ाता है कौन, अधिप्रेषण, ठीक है, धक्का मारता है, चलो भैया अब आपका टाइम पूरा हो चुका है, अब आपको आगे बढ़ना है, धक्का मारता है। शुक्राणुओं का स्खलन से पूर्व, यानी शुक्राणु जो धक्का मार रहे हैं, जो मेच्योर नहीं हो पाए हैं, उनको धक्का मारा जा रहा है, वो स्खलित हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उससे पहले इनको पोषण प्रदान करता है कौन, ये, कि भाई यहाँ खाना पीना खा लो, तैयारी कर लो बाहर निकलने के लिए। तो काम का कौन करता है, शुक्राणु। शुक्राणुओं का स्खलन से पूर्व क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है, उसको पोषण देता है, ठीक है। शुक्राणु और तथा शुक्रवाहिनी की ओर क्रमाकुंचन गति द्वारा ये क्या करता है, आगे बढ़ता है। यानी हम कह सकते हैं अधिप्रेषण में जो शुक्राणु होता है वो शुक्रवाहिनी की ओर क्रमाकुंचन गति से क्या करता है, आगे बढ़ता है। शुक्राणु तो आपने देखा है ना, शुक्राणु कैसा होता है, ये है शुक्राणु, ठीक है। ये क्या करता है, क्रमाकुंचन गति होती है किसमें, अधिप्रेषण में, जिससे क्या होता है, ये आगे आगे तैर के चलता है, ठीक है। नंबर 4 है, यानी क्या बताया कि शुक्राणुओं का परिपक्वन भी किसमें होता है, अधिप्रेषण। जो ऐसे अधिप्रेषण होगा उसके ढेर सारे शुक्राणु भरे होंगे, क्या भरे होंगे, शुक्राणु। ये अधिप्रेषण का भाग हो गया बाहर वाला, ठीक है ना, वो क्या होगा, उसके अंदर शुक्राणुओं क्या होगा, परिपक्वन होता है। ये क्या है, मुख्य रूप से अधिप्रेषण के कार्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा था एग्जाम में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं आप लोग, ठीक है। शुक्रवाहिनी, अधिप्रेषण के जो पक्ष भाग होता है
उसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह भी कैसी होती है, कुंडलित रचना होती है। यह भी कैसी होती है बेटे, कुंडलित रचना होती है। और पेशियों का स्तर इसमें भी पाया जाता है, जिसे एपिथेलियम स्तर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस भित्ति पर क्या पाई जाती है, तरंग गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तरंग गति पाई जाती है। अच्छा, तरंग गति अगर ना होती ना तो जो शुक्राणु हैं वो शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या पाई जाती है, एक तरंग गति, एक लहर रूप में रचना पाई जाती है, जिसे लहर द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो धीमे धीमे क्या पहुंच जाते हैं, शुक्रवाहिनी में पहुंच जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ता तथा स्खलन नलिका में पहुंच जाता है। यानी शुक्राणु यहाँ से तरंग गति द्वारा कहाँ पहुँचे, शुक्रवाहिनी में, और शुक्रवाहिनी में तैर के कहाँ पहुँच गए, स्खलन नलिका में पहुँच जाता है। दूसरी बात हमको बता दें, जो शुक्रवाहिनी होती है उसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये शुक्रवाहिनी आगे बढ़ के कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है। लिखा है शुक्रवाहिनी आगे बढ़कर मूत्र मार्ग में खुलती है। नोट डाउन करते चलो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग पड़ेगी आपकी मूत्र मार्ग। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इस ब्लैडर में क्या होता है, ये शिश्न के शिखर का भाग होता है। ठीक है, मूत्र मार्ग जो होता है जो शिश्न के शिखर पर स्थित होता है और ये छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक, मेरी बात समझ रहे बच्चे, ये क्या है, शिश्न के शिखर पर स्थित होता है। कौन, मूत्र मार्ग। ठीक है ना, यह स्थित होता है और छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ठीक, और नलिका रूपी रचना होती भैया, अगर नलिका रूपी रचना ना होती तो स्पर्म और यूरिन शरीर से बाहर ही ना आ पाता। इसलिए कैसी होती है, नलिका रूपी रचना पाई जाती है, जिनके द्वारा यूरिन यानी कि मूत्र और वीर दोनों क्या करते हैं, शरीर से बाहर आते हैं। और आगे बढ़कर ये कहाँ खुलती है, शिश्न में खुलती है। शिश्न मतलब पेनिस में खुलती है। लास्ट हेडिंग आपकी बची है पेनिस, इसको जल्दी से नोट करते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पेनिस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। पेनिस में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, स्ट्रक्चर जो होगा वो हम आपको बाद में पढ़ाते हैं। पहले हम पेनिस के बारे में छोटा सा लॉजिक जान लेते हैं। ये नर में पाया जाने वाला क्या होता है, बेलनाकार रचना होता है। इसे नर का मैथुन अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथुन अंग भी कहते हैं, जिसे लिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, लिंग भी कहा जाता है। यह भी क्या होता है, त्वचा से, स्किन से क्या होता है, ढका होता है। ठीक, उदर से ये बाहर होता है, यानी पेट से बाहर की ओर पाया जाता है, और ये कैसा होता है, लटका होता है। ठीक, इसमें निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, देखिएगा। शिश्न मूल, इसको बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं, रूट ऑफ पेनिस होते हैं। शिश्नकाय यानी बॉडी ऑफ पेनिस। शिश्नमुंड मतलब ग्लैंस ऑफ पेनिस। ठीक, शिश्न मूल जो होता है वो रूट ऑफ पेनिस कहलाता है, जिसे तंतुपट से जुड़ा होता है। यानी कि शिश्न मूल जो होता है वो प्रायः तंतुपट से जुड़ा होता है। ये शिश्न का क्या होता है, बहुत ही करीबी भाग होता है, समीपस्थ भाग होता है। ठीक है, आगे देखिए, शिश्निकाय यानी बॉडी ऑफ पेनिस। ये पेनिस का सबसे लंबा वाला भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शिश्निकाय भी कहते हैं। अगली हेडिंग क्या, शिश्नमुंड। ठीक है, ग्लैंस ऑफ पेनिस क्या होता है, ये शिश्न, जो शिश्न पेनिस होता है उसके सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिश्न का शिखर बोलते हैं। ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, पेनिस की संरचना पढ़ लेंगे और पूरे इसके डायग्राम के बारे में जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं।